हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे रह गए थे जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं अर्नड स्टर्ट होमोलोगेशन। अर्नड स्टर्ट होमोलोगेशन, अब ये रिएक्शन क्या होती है? होमोलोगेशन का मतलब होता है एक कार्बन को इंक्रीज करना एसिड के अंदर। ये जो CH2 ग्रुप है किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर एक CH2 ग्रुप को इंक्रीज करने को बोलते हैं हम होमोलोगेशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर जैसे RCOOH था, इसको R ये CH2 बीच में एक एक्स्ट्रा लेके आए फिर COOH। तो इस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम होमोलोगेशन कैसे करवाते हैं, तो उस रिएक्शन का नाम है अर्नड स्टर्ट होमोलोगेशन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड से, और जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। तो एसिड से पहले क्या बना लिया? एसिड क्लोराइड SOCl2 को यूज करके। अब इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं CH2N2, इसको बोलते हैं डाई एजोमीथेन, इसको बोलते हैं डाई एजोमीथेन। ठीक है, तो जब ये डाई एजोमीथेन के साथ रिएक्शन करता है तो ये H और Cl यहां से निकल जाता है, और ये एसिड क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाई एजो कीटोन में, इसको बोला जाता है डाई एजो कीटोन। जब ये डाई एजो कीटोन को हम सिल्वर के साथ हीट करते हैं, जब इस डाई एजो कीटोन को सिल्वर के साथ हीट किया जाता है तो हमारे पास डाई एजो कीटोन से क्या बनता है? कीटीन बनता है। यहाँ से ये N2 बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस ये जो थी ये एलिमिनेट हो जाती है, इस कंपाउंड से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर आ जाता है, और ये CH और N2 के बीच में जो बॉन्ड था वो ऐसे आ जाता है। ये एक रीअरेंजमेंट होता है, इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं वोल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो डाई एजो कीटोन को जब हम सिल्वर के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास डाई एजो कीटोन से कीटीन बन जाता है। ठीक है, कीटीन होता है CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कीटीन। ठीक है, तो कीटीन की रिएक्शन हम फिर वाटर के साथ करवाते हैं। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर का H इधर ऐड हो जाता है और OH इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अर्नड स्टर्ट जो होमोलोगेशन होती है उसके अंदर ये सारे स्टेप्स होते हैं, और हमारा इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये जितने भी अभी अपने बीच में स्टेप देखे हैं ये सब किसके अंडर आते हैं? अर्नड स्टर्ट होमोलोगेशन के अंडर। ठीक है, एसिड से पहले एसिड क्लोराइड, फिर एसिड क्लोराइड से डाई एजो कीटोन, डाई एजो कीटोन से फिर कीटीन, कीटीन की फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास बन जाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो डाई एजो कीटोन से कीटीन बनने का जो स्टेप होता है, इस पर्टिकुलर स्टेप को हमने नाम दिया है वोल्फ रीअरेंजमेंट। तो अब एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, इस एसिटिक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इसको देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीच में एक CH2 ग्रुप इंक्रीज हो गया है, और CH2 ग्रुप हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अर्नड स्टर्ट होमोलोगेशन रिएक्शन का यूज करके। तो ये सारे स्टेप्स जब आप इसके ऊपर करवाओगे तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।
इसके बाद होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बना सकते हैं फ्रॉम एल्कोक्साइड से भी। फ्रॉम एल्कोक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है कि हमारे पास ये कोई एल्कोक्साइड है, RO नेगेटिव को क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है, ये हमारा एल्कोक्साइड है। जब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन। जब इसको H पॉजिटिव के साथ एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो O नेगेटिव के साथ यहाँ H पॉजिटिव जुड़ जाएगा और ये हमारा एसिड बन जाएगा। तो इस टाइप से हम एल्कोक्साइड का यूज करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, इस गैस को हमें हाई प्रेशर के ऊपर यूज करना होता है इस रिएक्शन में। तो ये हमने मेथड देख लिया कि हम एल्कोक्साइड का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाने का, वो होता है फ्रॉम एल्कीन, कि एल्कीन का यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कोच रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एल्कीन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उस रिएक्शन को बोला जाता है कोच रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हम एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं। ये हमारे पास एल्कीन है, इसकी रिएक्शन करवाया है हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एल्कीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में ये वाटर होता है। जब इनकी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कैटलिस्ट लेना पड़ता है और उस कैटलिस्ट को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ये हमारा एक कैटलिस्ट होता है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और साथ में हम हीट करते हैं 573 केल्विन पे। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का यूज किया है, ये हमारी हाई प्रेशर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इसी के साथ जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। इसके बाद अभी नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी फिजिकल स्टेट, कि रूम टेम्परेचर के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है वो देखेंगे। तो जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लोअर मेंबर की हम बात कर रहे हैं, लोअर मेंबर मतलब जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 कार्बन तक हों, अप्रोक्सीमेट है, ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एग्जैक्ट 9 के ऊपर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 कार्बन एटम तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कलरलेस होते हैं और लिक्विड होते हैं। लिक्विड स्टेट में होंगे और क्या कलर होगा उनका, कलरलेस होंगे। लेकिन उनकी स्मेल कैसी होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है, शार्प इरिटेटिंग स्मेल। तो ये याद रखना है आपको कि लोअर मेंबर जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और उनकी स्मेल शार्प इरिटेटिंग स्मेल होती है। लेकिन अगर हायर मेंबर को हम देखें जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 से ज़्यादा है, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे क्या होंगे, वैक्सी सॉलिड हो जाएंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन अब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गए हैं और आपको पता है जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो उन वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इंक्रीज होने लग जाता है। और जो हमारे पहले लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे एसिड, अब वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, वैक्सी सॉलिड, मतलब 100 बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होंगे, वैक्सी सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। तो जो भी हमारे हायर मेंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कलरलेस होते हैं लेकिन वैक्सी सॉलिड होते हैं और उनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है। तो अरोमेटिक एसिड की अगर हम बात करें, ये अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे
एलिफेटिक एसिड्स की, जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती है। अगर हम अरोमेटिक एसिड्स की बात करें, ऐसे एसिड जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है, तो अरोमेटिक एसिड्स कलरलेस सॉलिड होते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बेंजोइक एसिड है, ये एक अरोमेटिक एसिड है। तो जो अरोमेटिक एसिड होते हैं वो कलरलेस सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये हमने फिजिकल स्टेट के बारे में देख लिया। इसके बाद देखते हैं हम सोल्यूबिलिटी। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं हमारे, अप्रोक्सीमेटली अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम उनके अंदर 4 हैं, तो 4 कार्बन एटम तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर हाई होती है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज होने लगेंगे तो एसिड्स की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज होने लग जाएगी। और फिर अगर अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सोल्यूबिलिटी के बारे में देखा। अब जो हायर मेंबर होते हैं वो वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होंगे नहीं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम काफ़ी ज़्यादा होते हैं वो वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होंगे नहीं, तो वो किस में सोल्यूबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर वो सोल्यूबल होंगे। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास ईथर्स होते हैं, जो ईथर्स होते हैं इनके अंदर ये सोल्यूबल हो जाएंगे। एल्कोहल्स के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे। C6H6 जो बेंजीन होती है हमारी, उनके अंदर इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सोल्यूबिलिटी हाई होती है। लेकिन जो लोअर वाले मेंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन कार्बोक्सिलिक एसिड की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर हाई होती है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का जो रीजन है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर हाई होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये RCOOH। तो जब हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ये हाइड्रोजन होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप का, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप से चार्ज सेपरेशन होता है हमारा इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाटर का अंदर H पॉजिटिव होता है। ये इस टाइप से वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का इस हाइड्रोजन का ये H पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ये नेगेटिव, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है। इस टाइप से ये वाला जो और नेगेटिव होता है ये किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और ये O के ऊपर जो ये नेगेटिव होता है ये किसी तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इस टाइप से जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर के बीच में, तो उसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर हाई होती है। लेकिन जब ये R ग्रुप का हमारा साइज इंक्रीज होने लग जाता है, ये R ग्रुप का हमारा साइज इंक्रीज होने लग जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होने की वजह से, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब अच्छे से नहीं हो पाती है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाती है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं।
इसके बाद अभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्कोहल्स को हम कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ऐसे कंपैरिजन तब किया जाता है जब दोनों का मोलिकुलर वेट सेम हो, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हो। तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्कोहल्स से भी ज़्यादा होता है। तो अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर, जैसा कि आपने इनकी स्ट्रक्चर देखी थी हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, कि ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ इस हाइड्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और इस टाइप से डाइमर बन जाता है, इस टाइप से डाइमर बन जाता है। और जब हम इनको बॉईल करने की कोशिश करते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बॉईल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हमें इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक रीजन तो हमने यहाँ पे देख लिया कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो ये एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्कोहल्स का अगर हम कंपेयर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एल्कोहल के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये हमने एक एल्कोहल ले लिया है, ये एल्कोहल है प्रोपेनॉल, ठीक है। इन दोनों का मोलिकुलर मास अगर आप चेक करोगे तो ये कंपेरेबल होगा, लेकिन एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये होता है 370 केल्विन और इस एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 391 केल्विन होता है, ठीक है। तो अब अगर इनका हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो हमने ये देखा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एल्कोहल से। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके लिए दो रीजन हम देते हैं। दो रीजन क्या होता है? सबसे पहले जो एसिड के अंदर ये OH बॉन्ड है और एल्कोहल के अंदर भी ये OH बॉन्ड है, तो एसिड के अंदर ये जो OH बॉन्ड होता है ये ज़्यादा पोलर होता है। एसिड का ये जो OH ऑफ एसिड इज मोर पोलर देन OH बॉन्ड ऑफ एल्कोहल। अब ऐसा किस लिए होता है? जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये इस टाइप से रेजोनेंस होती है, ये रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस होने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव, और जब इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस हाइड्रोजन O और H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। तो इस टाइप से ये जो रेजोनेंस होती है इसकी वजह से ये OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में। लेकिन जो एल्कोहल के अंदर OH बॉन्ड होता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई रेजोनेंस नहीं होती है, तो इसलिए ये बॉन्ड जो OH बॉन्ड होता है ये लेस पोलर होता है, ये लेस पोलर होता है। इसीलिए इसकी OH की पोलरिटी ज़्यादा होने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में इस टाइप से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। तो एक तो ये रीजन हो जाएगा। दूसरा, जो एल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्कोहल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें ये एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे एल्कोहल का ये दूसरा मॉलिक्यूल और यहाँ पे एल्कोहल का ये तीसरा मॉलिक्यूल। तो इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि हर एक सिंगल मॉलिक्यूल नेक्स्ट सिंगल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। तो हर एक मॉलिक्यूल केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं,
लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक इस ऑक्सीजन से और एक इस हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा, लेकिन अल्कोहल के केस में केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल से। तो ये रीजन होता है कि वाई अल्कोहल्स हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जब हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट को जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का तो वहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक ट्रेंड जरूर देखने को मिलता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अगर उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन है, अगर उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन है तो उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ओड है। ठीक है, चाहे वो उससे एक पिछले वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एक नेक्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं ऑस्सिलेशन इफेक्ट या फिर अल्टरनेशन इफेक्ट। कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा ब्यूटायरिक एसिड है, 4 कार्बन है, तो हमने नोमेनक्लेचर में देखा था 4 कार्बन है तो ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं कि ब्यूटायरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू, इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से पहले ओड नंबर क्या आता है 3, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और 4 कार्बन के बाद नेक्स्ट ओड नंबर क्या आता है 5, तो मतलब 5 आता है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो 5 हो, तो ये ब्यूटायरिक एसिड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ये एसिटिक एसिड जो इससे एक कम है कार्बन एटम में, और ये पेंटेनोइक एसिड जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि इवन नंबर ऑफ अगर कार्बन एटम होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एसिड जिसके अंदर एक कार्बन एटम कम हो या एक कार्बन एटम ज़्यादा हो, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम ओड होने चाहिए। तो ऐसा किस लिए होता है, तो इस चीज़ का जब हम रीजन देखते हैं तो ये देखा जाता है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन होते हैं तो उस केस के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मिथाइल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन होंगे तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड में आएंगे। ये जो जिगजैग हमने चेन बनाई है इस टाइप से, इनके एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड में आएंगे। और जब इस टाइप से एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं तो इनकी पैकिंग अच्छी होती है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर इनकी पैकिंग अच्छे से हो पाती है और इसीलिए इनको मेल्ट करने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन अगर ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हों जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो ऑड नंबर के हों तो ये CH3 ग्रुप और COH ग्रुप ये दोनों एक ही साइड में होते हैं, तो ये अच्छे से पैक नहीं हो सकते हैं कि जो पैकिंग होती है इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। जब पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की पैकिंग क्या है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। तो अब क्रिस्टल लैटिस के अंदर जितनी ज़्यादा अच्छी पैकिंग होती है उतना ही ज़्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन होते हैं उनकी पैकिंग अच्छी होती है और पैकिंग अच्छी होती है तो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। लेकिन ओड नंबर ऑफ कार्बन वाले एटम के जो एसिड होते हैं उनके अंदर ये CH3 COH ग्रुप जो हैं ये सेम साइड में होते हैं और इनकी पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। अब पैकिंग अच्छे से नहीं होगी तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम होता है। तो जैसे ये हो गया और ये, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो 6 से पहले ओड नंबर 5 आता है
तो इस एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है और इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है। तो इवन नंबर कार्बन वाला जो एसिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, एक उसके नेक्स्ट वाला ऑड नंबर वाला एसिड और एक उससे कम वाला एसिड जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑड हो। जैसे यहाँ पे 6 है, 6 से नीचे 5 कार्बन वाला एसिड और 6 से ऊपर 7 कार्बन वाला एसिड, तो इनका जो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एसिड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देख लिया है। अब मेल्टिंग पॉइंट की ही हम बात कर रहे हैं। अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि एक तो हमारे पास अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो और सेम मोलिकुलर मास का हमारे पास एलिफेटिक एसिड हो, तो जो अरोमेटिक वाले एसिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द एलिफेटिक एसिड। अब मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर सेम बात आती है कि अरोमेटिक जो एसिड होते हैं उनके अंदर ही बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग की पैकिंग बहुत अच्छे से हो पाती है एज कंपेयर टू द एलिफेटिक ग्रुप जो होता है। उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेंजीन रिंग की क्रिस्टल लैटिस के अंदर पैकिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है और इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द एलिफेटिक एसिड्स।